नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ITV नेटवर्क आप देख रहे हैं और दिल्ली के चुनाव पे तमाम बड़े शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात में आज नई दिल्ली विधानसभा में पहुंचे हैं, जहां से प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सीट बड़ी हॉट है और इस सीट से ही चुनावी जो लीडर से बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं। कैसी सीट दी है पार्टी ने आपको? बहुत अच्छी सीट दी है और मेरे को इसलिए दी है क्योंकि उनको लगता है कि मैं अरविंद केजरीवाल को हरा दूंगा। आप सीधा ही मतलब मेरे सवाल से पहले से ही आप आ गए, तो कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? किस वजह से ये कह पा रहे हैं कि जो तीन बार जिसके नाम पर आम आदमी पार्टी ने सरकार बना दी दिल्ली में और वो कुर्सी पे उठा के आतिशी को अब एक संरक्षक की तरह लड़ रहे हैं चुनाव और अगली बार मौका कर रहे हैं, तो प्रवेश जी को क्यों लगता है कि आप सीधा उतरेंगे और हरा देंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कोई काम ही नहीं किए। दिल्ली की जनता के सामने हमेशा उन्होंने झूठ बोला है, वायदे बहुत बड़े बड़े किए थे, मगर 5 साल वो यही बोलते रहे कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता है। तो अगर काम नहीं करने दिया जाता है तो आगे भी कैसे करेंगे, क्योंकि ऊपर तो मोदी जी बैठे हुए हैं, नीचे LG साहब बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये वाली उनकी बहानेबाजी तो चलती रहेगी। अगर दिल्ली वाले अपना विकास चाहते हैं तो उनको एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना पड़ेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 11 साल हो गए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी 3 बार जीते। मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि 11 साल में कोई 11 काम तो बता दीजिए जो अरविंद केजरीवाल ने किए हो। चलो एक काम बता दीजिए, तो कोई एक काम भी नहीं बता पाता। लोगों को यहाँ के हमारे बच्चों की कोई भी नौकरी नहीं लगी। एक भी बच्चा है कोई आपको नहीं मिलेगा जिसकी नौकरी लगी हो। कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। आज भी समस्या जस की तस है। 11 साल में अरविंद केजरीवाल जी केवल अपना शीश महल बनाने में व्यस्त है, शराब के ठेके खोलने में व्यस्त है, बाकी उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। तो आप लोग कहते हो कि भाई वो बहाना बनाते हैं कि काम नहीं करने देते, तो वो तो एक सिंपैथी के तौर पर भी लोगों के बीच लेकर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि देखो मैं काम करना चाहता हूँ आपके लिए, लेकिन ये भाजपा वाले मुझे काम नहीं करने देते। जब वो उन्होंने अपना शीश महल बनाया तो कैसे हुआ? जब उन्होंने शराब के ठेके खोले तो कैसे हुए? तो भारतीय जनता पार्टी उनको शीश महल को बनाने के लिए परमिशन थोड़ा ना दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने या हमारे LG साहब ने उनको शराब के ठेके खोलने के लिए परमिशन थोड़ा ना दिया था। तो वो जो उनको अपना अच्छा लगता है वो उस काम को तो कर लेते हैं, जहाँ पे उनको सुख सुविधाएं मिलती हैं। जहाँ पे उनको जनता को कुछ देना होता है वहाँ पे वो ये कहते हैं कि मेरे को कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। अभी जनता ये सारे बहानों को समझती है, ये सारे कारणों को समझती है, उनका विकास क्यों नहीं हुआ है। तो इस बार ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिल्ली की जनता लड़ रही है, इसलिए मुझे विश्वास है कि उनकी यहाँ से नई दिल्ली सीट से जमानत भी जब्त होगी और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। आप शीश महल का जिक्र करते हैं तो वो PM मोदी के आवास की फ़ोटो ले आते हैं और वहाँ का जिक्र करने लगते हैं कि देखो प्रधानमंत्री अगर रह सकते हैं तो किसी प्रदेश का जो CM है वो अपने एक रेजिडेंस, सरकारी रेजिडेंस क्यों नहीं बना सकता? देखिए, पहली बात है मुख्यमंत्री और वो जो है प्रधानमंत्री का कोई आपस में कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री का आवास तो फिक्स्ड है कि वो प्रधानमंत्री का आवास है। उससे पहले के भी जितने प्रधानमंत्री थे वो उसी आवास में रहते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास फिक्स नहीं है। जैसे देश में हर जहाँ पर भी राज्य में जाएंगे वहाँ पे मुख्यमंत्री का फिक्स्ड आवास होता है, दिल्ली में कोई फिक्स्ड आवास नहीं है। दिल्ली में उनसे पहले जो 3 मुख्यमंत्री रहे हैं सबके अलग अलग घर थे। सरकार ने जो उनको बंगला दिया साधारण सा, वो उसी में रहते थे। मगर इस व्यक्ति ने 6 सेक्रेटरीज को, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को हटाकर, उनको घर से निकाल कर 6 जो है सरकारी बंगलों के सबको तोड़कर एक बनाया, एक अपना पूरा आलीशान बंगला बनाया। और वो भी उस समय बनाया जब देश में कोविड था, लॉकडाउन था, जब कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, उस समय बनाया। जब लोग कहते थे दवाई चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, तब वो उनको शराब का ठेका देता था। जब लोगों ने कहा कि हमें घर चाहिए झुग्गी के बदले में, तो उन्होंने उनको घर तो नहीं दिया, अपना शीश महल बना लिया। जो व्यक्ति कहता था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, लोग इस बात को समझते हैं। मैं ऐसे समझूं कि आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई जो उनको सूट करता है उस काम में तो रोक नहीं, जो उनको सूट नहीं करता उसमें बहाना बनाते, ये कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ कि जब इसका टेंडर भी हुआ था तो वो 7 करोड़ का टेंडर हुआ था, जो पहुँचकर 86 करोड़ रुपये पहुँच गया। क्योंकि उसमें ये था कि जो मंत्री होता है उसको कोई भी वो काम करे तो 5 करोड़ की पावर होती है अगर उसको टेंडर में नहीं लेके जाना। तो ऐसे 5-5 करोड़ रुपए के उन्होंने 15-20 को टेंडर किया ताकि कोई भी टेंडर प्रोसेस ना हो, और एक काम जो 1 करोड़ में हो सकता था उसको 4 करोड़ में कराया।
और वहाँ से उन्होंने किक बैक लिया। बहुत सारा करप्शन भी है, उसका टाइमिंग भी गलत है। और आलीशान बंगला, अगर आप भी कभी नहीं गए, मैं भी नहीं गया, जनता भी नहीं गई, केवल हमने तो फोटो में, तो डोमेन में आ चुकी है, पब्लिक डोमेन, केवल हमने देखिए फोटो में तो ऐसा लगता है कि वो किसी दुबई के शेख का महल है। जब हम अंदर जाकर देखेंगे तब, और ऐसे तो जब वो फोटो में इतना आलीशान लग रहा है, तो जब अंदर जाके देखेंगे तो सोचिए कितना महल लगेगा। तो अंदर जाके देखे तो सही कि केजरीवाल जो बाहर आता है फटी हुई चप्पल पहन के, और अंदर उसको सिल्क का कारपेट चाहिए, बाहर आता है डबल एक्सेल की शर्ट पहन के, अंदर उसको 15 लाख की टॉयलेट सीट चाहिए। तो इतना जो गड़बड़ घोटाला है, दिल्ली की जनता का के सामने सच तो आना चाहिए। ये क्या गारंटी आप लोग दावा कर रहे हो कि भाजपा की सरकार बनेगी? कर रहे हो आप दावा? आप कॉन्फिडेंट हो? आपने पहले मेरे आंसर पे दे दिया। अगर भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्या उस आवाज़ को इस्तेमाल नहीं करेगा, यूज़ नहीं करेगा, जाएगा नहीं, उसमें? मेरा ऐसा मानना है कि हम वो जो है ऐसे आवाज़ को यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पर एक जो है घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, जहाँ पर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को मारा गया, जहाँ पे स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, जहाँ पे हज़ारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, और जो यहाँ पे जो है जनता के खून पसीने के ऊपर में बना हुआ है, लोगों की लाशों के ऊपर बना हुआ है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ लोगों की लाशों के ऊपर, कि जब दिल्ली में कोविड में हज़ारों लोग मरे, उस समय शीश महल बन रहा था। जब लोग दवाई मांगते थे तब केजरीवाल अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा था, इसलिए वो लोगों की लाशों पे बना हुआ महल है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो हम वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, और उसको हमको एक जो है टूरिज़्म स्पॉट कह लीजिए, एक जो है म्यूज़ियम कह लीजिए, उसमें हमें उसको यूज़ करना चाहिए। और दिल्ली के जनता को ही नहीं, देश की जनता को वहाँ पर बुलाकर फ्री में दर्शन कराना चाहिए कि अपने आप को आम आदमी कहने वाला व्यक्ति कैसे महलों में राज करता था। इतना कॉन्फिडेंस आपको था, आपने कहा कि भाई मैं हरा दूंगा इसलिए मुझे पार्टी ने उतारा। तो मेरा सीधा सवाल है, सीधी हिंदी भाषा में, कि क्या आप सीएम कैंडिडेट हैं भाजपा के इस चुनाव में अघोषित? देखिए, मेरे तो घर की पार्टी नहीं है और मैं तो तय नहीं करता, तो ना ये हमारी पार्टी कोई एक व्यक्ति की पार्टी है। हमारी पार्टी में पूरा लोकतंत्र है। पार्टी में जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो विधायक चुन के आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। केजरीवाल की तरह नहीं है कि रात को सपना देखो और सुबह बोल दिया 2100 रुपये दूंगा। ना कोई आपके पास में तंत्र है, ना मंत्र है, ना बजट है, ना कोई योजना है, ना स्कीम है, ना सरकार में कोई पास हुआ है, ना आपकी कैबिनेट की मीटिंग में पास हुआ है। यही आप बोल के आ गए थे कि मैं पंजाब में सारी महिलाओं, आम आदमी पार्टी पाएंगे ना? पहले आपका सवाल था, उसी पे थोड़ा सा आते हैं। मैंने सवाल का मैं दोबारा पूछ लेता हूँ दूसरे तरीके से। नई दिल्ली विधानसभा सीट है जहाँ से एक सीएम लड़ रहे हैं और दो पूर्व सीएम के अच्छी खासी लेगेसी है, साहब सिंह वर्मा साहब की, आप उनके बेटे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेगेसी पे, आपने एक विधायक भी रहे, 2 बार सांसद भी रहे, 2013 से आपका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। और उससे पहले जो मैं हिस्ट्री पूरा पढ़ रहा था, अपनी रिसर्च टीम के साथ बातचीत कर रहा था, आप भी बचपन से आरएसएस से जुड़े रहे थे। तो एक ऐसी सीट जिस पर एक पूर्व सीएम लड़ रहा हो, 2 पूर्व सीएम के परिवार से आने वाले, उस लेगेसी से आने वाले लोग लड़ रहे हो, तो फिर ये सवाल तो मीडिया पूछेगा। मेरा लक्ष्य है अरविंद केजरीवाल को हराना, और उसके बाद में जो मेरी पार्टी तय करेगी वो मुझको मंजूर होगा। उससे पहले अभी कोई ऐसी बातचीत या कोई ऐसा नहीं है कि भाई भेजने से पहले कहा जाता है कि भाई सबसे टफ फाइट लड़िए आप? क्योंकि एक दौर ऐसा आया था 2024 में, हम लोग तो मीडिया वाले हैं, हमें तो नहीं पता भाजपा के अंदर अंदरूनी क्या चल रहा है, और आपके खेमे से तो खबरें भी बहुत कम लीक होती हैं कि भाई परवेश वर्मा साहब को टिकट नहीं दी, बिदुड़ी साहब को टिकट नहीं दी, ऐसा लगा कि भाई करियर डाउन हो गया। लेकिन जब निकल कर आए तो विधानसभा में, और विधानसभा भी दी तो नई दिल्ली विधानसभा दी आपको। देखिए, मेरा सौभाग्य है, अरविंद केजरीवाल को मेरे हाथों ही हारना है, तो ऐसा हनुमान जी की इच्छा है तो वही होगा। ये एक मूल मंत्र है आपका, इससे आगे क्या आप नहीं सोच रहे हैं? यही मेरा मूल मंत्र है। मेरा लक्ष्य चिड़िया की आंख है, और वो चिड़िया की आंख है अरविंद केजरीवाल को हराना, वही मेरा लक्ष्य है। अच्छा, चलो इसी दावे पे आगे बढ़ते हैं। क्या आपने बता दिया किस वजह से आपको लगता है इन्होंने काम किया? मैं ये आपकी लिस्ट भी पढ़ रहा था, ये कि आप प्रवेश वर्मा साहब दिखा रहे हैं सांसद रहते हुए 10 वर्ष में कराए गए प्रमुख विकास कार्य, तो आपने लिस्ट भी लेके आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? जी। एक रिपोर्ट कार्ड देने का काम कर रहे हैं आप? देखिए, क्योंकि मैं सांसद रहा हूं, तो जनता को, यहाँ की जनता को, मेरे जो है पश्चिमी दिल्ली की जनता को ये जानने का पूरा हक है कि मैंने क्या क्या काम किए। तो हमको अपनी रिपोर्ट कार्ड तो लेके जानी चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी
जो उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा में 10 साल में कार्य किए उसका भी रिपोर्ट कार्ड छापें, जनता को बताएं, मैं भी तो देखूं उन्होंने क्या कार्य किए। तो मैं यहाँ की जनता को बता रहा हूँ कि और अगर आप जो मैंने काम किए वो देखेंगे तो वो कोई 5-10 करोड़ के काम नहीं, हज़ारों करोड़ रुपए के काम हैं। और मैंने कितनी क्षमता के साथ में, कितनी मेहनत के साथ में सारे कामों को कराया। 8,000 करोड़ रुपए की सड़क बनवाई मैंने, 2 हॉस्पिटल बनवाए, 6 महीने स्टेडियम बनवाए। तो इतने बड़े बड़े काम मैंने किए हैं। तो यहाँ का नई दिल्ली विधानसभा में तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी समस्याएं हैं। तो ये सारे कामों को 5 साल में मैं 100% सारे कामों को ख़त्म कर दूंगा। तो वो झटका था जब 2024 में लोकसभा की टिकट नहीं मिली थी आपको, या पहले से तय था कि भाई विधानसभा लड़वाया जाएगा, बड़ी लड़ाई की तैयारी है तो ना एक कदम पीछे खींच लेते हैं? मेरे को पार्टी के एक बड़े नेता ने बुलाकर कहा था, और तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको अभी जो है ये जो है इलेक्शन नहीं लड़वा रहे, मगर आपको आगे बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो ये बात जो है मुझे कही गई थी। तो मगर मैं कोई बड़ी जिम्मेदारी का कोई जो है इंतज़ार नहीं करता हूँ। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के एक जो है रूप में ही जो काम मुझे बताया जाता है, उसके बाद में भी जितने भी प्रदेश में चुनाव हुए, राजस्थान का चुनाव हुआ, तो मैंने वहाँ पर जाके काम किया। जो मुझे काम बताया गया मैं वो काम करता रहा। मेरे अंदर में पार्टी कल को कोई मेरे को मंत्री नहीं बनाएगी, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, तो भी मैं एक जो है विधायक रहते हुए अच्छा काम करूँगा, यही मेरा जो है सोचना है। 5 ऐसी चीज़ें कौन सी हैं आपके लिहाज से जो आम आदमी पार्टी से एज दिलाती है भाजपा को? क्योंकि आप तो सीधी जीत की बात कर रहे हैं, और अगर आप चाहें तो आप नंबर का दावा भी करें और बताएं कि कम से कम हमारे माध्यम से भाजपा कितनी कॉन्फिडेंट है इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें आएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। 5-7 सीटें कांग्रेस की आएंगी, और अरविंद केजरीवाल, आतिशी मरलेना और जो है आपके मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, गोपाल राय, ये सारा अपना चुनाव हारेंगे। आपने 60 कहा? जी, 60 का। तो जो 67 के करीब एक बार उन्होंने किया था, आप कह रहे हैं कि एकदम उल्टा रिवर्स 2024 के चुनाव में होने जा रहा है। देखिए, ये मैं जो जनता से मिल रहा हूँ, जनता से बात कर रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि ये चुनाव तो हम लड़ रहे हैं भैया, आप भी मेहनत करिए मगर हम आपको लड़ाएंगे। ये व्यक्ति ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए इसको सबक सिखाना जरूरी है। 2100 देने की बात कर रहे हैं, डीटीसी बसों में फ्री महिलाओं के चल रही है, एक मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, और कई योजनाएं अब ब्राह्मणों के लिए, क्या कहें, पुजारियों के लिए भी शुरू कर दी। तो योजनाएं रोज रोज लेके आ रहे हैं, और फ्री बीस का जो आप नाम देते थे, अब भाजपा कैसे उन फ्री बीस से निपटेगी? देखिए, योजना वो नहीं है, कोई योजना पास नहीं हुई है, किसी को मिलना शुरू नहीं हुआ है। इलेक्शन का नोटिफिकेशन तो कल ही हुआ है। अगर वो कोई होता उनके मन में पुजारियों को पैसा देना, तो वो परसों भी दे सकते थे, इलेक्शन से पहले भी दे सकते थे। और अगर उनको महिलाओं को देना होता तो वो इलेक्शन से पहले दे सकते थे, उनको कोई नहीं रोक रहा था। मगर पहली बात है कि उनके पास में पैसा नहीं है। दूसरी बात है कि दिल्ली का बजट आज जो है 7,000 करोड़ रुपए डेफिसिट में है। तीसरी बात है उनकी नीयत ही नहीं है, क्योंकि ये बात वो पंजाब में भी बोल के आए थे। आज बिल तो कम किया उन्होंने ना, डीटीसी बस में तो महिलाओं अच्छा चलिए, मैं आपके चैनल पे एक बात बोलता हूँ। हाँ बोलिए ना। जितने लोगों का बिजली का बिल बिल्कुल दिल्ली में 0 आता है, सारे आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। जितने लोगों का आता है बिल, सारे बीजेपी को वोट दे देना। जितने लोगों के घरों में साफ पानी आता है, वो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। जिनके घरों में साफ पानी नहीं आता 24 घंटे, वो बीजेपी को वोट दे देना। जो है सारी महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपको ये बस में फ्री यात्रा करा रहे हैं, तो एक तो कहीं पर भी बस स्टैंड पे 5 महिलाएं देखते हैं, वहाँ पे बस को जो है ड्राइवर रोकता ही नहीं है। एक बात, आज के हमारी जो दिल्ली की जनसंख्या है उसको देखते हुए 20,000 बसों की ज़रूरत है। शीला दीक्षित जी के समय में 8,000 बसें थी, आज दिल्ली में केवल 2,500 बसें हैं। तो जो संख्या 20,000 होनी चाहिए थी, वो 8,000 से घटकर हो गई 2,500। बीजेपी का कहना है कि हम उसको 20,000 करेंगे, और उसके बाद में महिलाओं को फ्री की सुविधा तो मिलेगी ही, मगर उनको अपने इलाकों में एक दिन में 5-5 बसों का ट्रिप भी मिलेगा, और बसें आपके लिए रुका भी करेंगी। तो जो भी जन कल्याण की योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है उनको बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको असल रूप में दिल्ली में लागू किया जाएगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिला है ना,
तो सीधा चैलेंज कर रहे हैं, अगर जितनों को लाभ मिला है वो चले जाओ आम आदमी पार्टी की तरफ, और जिनको नहीं मिला है वो आ जाओ भाजपा की तरफ, ये साफ हो जाएगा। यही कहा आपने। मैं तो कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल कल अपने मुंह से बोले, अरविंद केजरीवाल ये जो दावा करता है कल वो अपने मुंह से ये बात बोले और मैं उसके साथ में खड़ा होकर बोलूँगा। अरविंद केजरीवाल बोले दिल्ली में जितने लोगों के घरों में 12 महीने जो है बिजली का बिल आता है 0, वो तो उन्हें वोट करना, और जिनके घरों में 12 महीने बिजली का बिल जो है 0 नहीं आता है वो भाजपा को वोट करना। ये बात अरविंद केजरीवाल अपने मुंह से बोल दे एक बार। एक एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ होती है, और हरियाणा के चुनाव को मेरा अनुभव रहा करने का। एक बार प्रवेश जी, एक चीज़ बड़ी शानदार देखने को मिली कि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की नहीं होती, विपक्ष की भी होती है, जो लगातार एक सीट पे बना रहता है। शायद इसी वजह से आप कह रहे हैं कि जो इनके बड़े बड़े चेहरे हैं वो हारेंगे। देखिए, मैं आपको शायद ये विश्वास नहीं होगा, जो ये आदमी बोलता है वो बिल्कुल ही झूठ बोलता है। जैसे मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कि हमारे आने के बाद में जो दिल्ली का टैक्स है वो बढ़ गया। पहले 25,000 करोड़ होता था टैक्स कलेक्शन। हाँ, जो दिल्ली को टैक्स का आता है, रेवेन्यू आता है लोगों से, दिल्ली की जनता से। पहले शीला दीक्षित जी के समय में 25,000 करोड़ आता था, आज वो बोलते हैं 70,000 करोड़ आता है। तो वो बोलते जब से हम आए, हमारी ईमानदारी देखते हुए दिल्ली के लोगों ने अपनी जेब से टैक्स देना शुरू कर दिया। क्या आप देंगे? क्या आप किसी भी नेता की ईमानदारी को देखते हुए अपने जेब से 2,000 रुपये का टैक्स देंगे? मैं तो जी हरियाणा रहता हूँ, मैं दिल्ली रहता ही नहीं। दिल्ली में नहीं, क्या वहाँ पे हरियाणा में देंगे? नहीं देंगे। कोई भी अपने जेब से टैक्स नहीं देना चाहता। अब ये टैक्स कैसे बढ़ा? अब दिल्ली के लोग इस बात की कोई भी तहकीकात नहीं करते हैं, वो केवल इतना देखते हैं, हाँ भाई शीला दीक्षित जी के समय में 25,000 करोड़ आता था, आज वो 70,000 करोड़ आता है। अब ये कैसे हुआ? ये हुआ जब से देश में जीएसटी आया। जीएसटी पहले का साल देख लीजिए तो वो 25,000 करोड़ है, 2 साल बाद देख लीजिए तो वो 70,000 करोड़ है। और ये केवल दिल्ली में नहीं हुआ, हरियाणा में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। देश के हर राज्य में जो भी टैक्स था वो ट्रिपल हो गया जीएसटी के बाद। मगर ये कहता है कि वो मेरी ईमानदारी पे बढ़ा। तो ऐसे उसको मालूम है जनता को गुमराह कैसे करना है, उसको मालूम है जनता के सामने क्या झूठ बोलना है जिसमें वो फंस जाए, और दिल्ली की जनता फंस जाती है। मगर 11 साल उसके झूठ को सुनकर जब वो कहता है कि मैंने बिजली माफ़ कर दी, तो जिनके घरों में बिल आते हैं उनके मुंह से गाली निकलती है। जब वो कहता है मैंने दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी दे दिया, तो दिल्ली की जनता में जहाँ पर काला पानी आता है उनके मुँह से अपशब्द निकलते हैं। जब वो कहता है कि मैंने आपको इलाज फ्री दे दिया, तो जो लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाके एक बेड पर 4-4 मरीज हैं, जब वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन भी एक बेड पर 4-4 मरीजों के साथ में बिठाई जाती है, तो वो आदमी के ऊपर क्या बीतती होगी। तो दिल्ली के लोगों ने ये सारी बातों को जिया है, हमने केवल सुना है। तो जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि इस बार हम ही हराएंगे केजरीवाल को, कि अब उसका झूठ नहीं चलेगा। एक दौर हुआ करता था, मेरा एक आखिरी सवाल आप ले लीजिए बस। 1996 में साहब सिंह वर्मा साहब आपके पिताजी दिल्ली के सीएम हुआ करते थे। उस दौर में तो हम भी खैर बच्चे थे। उसके बाद जब विपक्ष में रहे, 1-2 धरना प्रदर्शन हमारे शुरुआत के करियर में रहा। आपने क्या सीखी उनसे, उनकी लेगेसी को आप कैसे बढ़ा रहे हो? क्योंकि नेता सिर्फ दिल्ली के नहीं थे, मुंडका गांव से आप लोग आते हो, मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हो, लेकिन हरियाणा में भी चर्चा होती है, राजस्थान में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी चर्चा होती है। साहब सिंह वर्मा साहब को याद किया जाता है। उस लेगेसी को कैसे लेके गए? और आप अपने जब तक वो जिंदा थे 2007 में रोड एक्सीडेंट में अकस्मात मौत उनकी जब हुई, वो पूरी लेगेसी आप पर, उनके बेटे में वो सीखा, और उनसे सब कुछ क्या था लाइफ में, जो पूरा फलसफा रहा उस दौर में? देखिए, बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही कर्मठ थे, ईमानदार थे, और दिल्ली के लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए, कोई भी देश से भी आ जाता था उसके लिए भी वो जो है ना उठ खड़े होते थे। प्रधानमंत्री जी के पास में भी उसको लेके चले जाते थे अगर किसी की कोई जेन्युइन समस्या होती थी। तो मैंने उनसे सीखा कि जो है ना जीवन बहुत ही छोटा है, इसमें जितना भी हम सारे समाज के लिए कर सकते हैं, दिल्ली वालों के लिए कर सकते हैं, उतना ही कम है। तो हमको जो है प्रभु ने एक जो है शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, उसमें जितना भी मैं उनकी सेवा कर पाऊँगा, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो जैसे कोविड आया, कोविड में जब जो है पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, तो मैं घर पे बैठा हुआ था, तो हमको सबको बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था। तो मैं और मेरी बेटी बैठे हुए थे, तो मैंने बेटी को बोला कि बेटा क्या कर सकते हैं। बेटी ने कहा कि
पापा अगर जो है ना दादू होते तो क्या करते, दादाजी होते तो क्या अच्छा। करते। कितने साल की बेटी है आपकी? नहीं, मेरी बेटी तो कॉलेज में है, 4th ईयर में है। अच्छा। तो उसने कहा कि अगर पापा दादा होते तो क्या करते। तो मैंने कहा दादा होते तो वो घर नहीं बैठते, वो बाहर निकल जाते सड़क पे, अपने जान की परवाह नहीं करते और वो सड़क पे निकल जाते। तो वो बोली कि चलो हम भी चलते हैं। तो मेरे घर में बहुत सारे हज़ारों की संख्या में मास्क मैंने मंगवा लिए थे लोगों को देने के लिए। तो पापा ने कहा, तो अपना बेटी ने कहा क्या दे सकते हैं। मैंने कहा मास्क पड़ा हुआ है और हम जो है जितना भी राशन का सामान है वो लेकर चलते हैं। तो मैं और मेरी बेटी सबसे पहले घर से निकले, लोगों को मास्क बांटे, जो भी सड़क पर रहते थे, जो भी हमको सड़क पे दिखाई दिया उसको मास्क बैठे। फिर हमने घर पे आके हमने सोचा और क्या कर सकते हैं। तो मैंने देखा मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरी बेटियों के अकाउंट में कितना पैसा है, मेरी वाइफ के अकाउंट में कितना पैसा है, मेरी संस्था में कितना पैसा है। तो 5 करोड़ रुपया सारा हमने निकाला। मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, बाहर रहता है, मैंने उसको बोला ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की मशीन चाहिए। 500 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की मशीन मंगवाई, 5 करोड़ रुपया खर्च किया अपने जेब का। ये सांसद निधि से या अपने पर्सनल जेब से? मेरे अकाउंट का पैसा, मेरी कमाई का पैसा, कोई सांसद निधि नहीं, 1 रुपया भी। तो 5 करोड़ रुपए खर्च किया, 500 मशीन मंगवाई और मैंने मेरे क्षेत्र के सारे कार्यकर्ताओं को दे दी, सारे गाँव में दे दी कि भैया ले जाइए, जिसको भी सांस की दिक्कत है, ऑक्सीजन है ना नहीं मिलती थी, उसको ये मशीन दे दीजिए। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई मैंने कोविड सेंटर बनाए, 10 कोविड सेंटर बनाए 500 बेड के। वहाँ पर एक एक बेड के साथ में जो है हमने मशीन रख दी। फिर मैंने और मशीन मंगवाई वहाँ पे। फिर हमने लोगों से सिलेंडर इकट्ठे किए, उनको भरवाने का काम किया। फिर मैंने एक दिन में हज़ारों लोगों को राशन जो है पका हुआ भोजन देने का काम किया। सब मैं अपने हाथों से करता था, मेरे हाथों से। खुद मैं जाता था और खुद मैं गाड़ी चलाता था, ड्राइवर को नहीं रखता था, मैं खुद करता था। जब सारे लोग मरते थे, मेरे सामने से लाशें निकलती थी, लोग अपने परिवारजनों का संस्कार नहीं कर पाते थे, मगर मैंने सोचा मेरे पिताजी होते तो वैसे ही करते। तो मैंने उनसे ये सारे संस्कार जो है अपना सीखे हैं। तो उन्हीं संस्कारों को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सवाल एक इंटरव्यू रह जाएगा बिल्कुल खत्म होते हुए। आम आदमी पार्टी ने आप पे पैसे बांटने का एक आरोप भी लगाया कि भाई हम देने की बात कर रहे हैं, वर्मा साहब के घर के बाहर जाओ, वर्मा साहब ने तो अभी बांटने शुरू कर दिए। देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे रेड लाइट पर, अगर आपको कोई ऐसा बच्चा मिल गया जिसके ऊपर में स्वेटर नहीं होगा, तो आप उसको 500 रुपये दे देंगे। चुनावी कुछ उसने? देखिए, जब तक मैं ये काम किया, अभी तो चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया, तो अभी मैंने कार्ड बनाना बंद किया है। तो जो है सारे रूल्स मुझे भी पता है, मैं भी संविधान के पद पे रहा हूँ। मुझे दो बार सांसद, मेरे को मालूम है कि क्या होता है कानून। अगर मैंने संस्था में कोई स्कीम पास कराई है, जो मेरी 25 साल पुरानी संस्था है, मेरे पिताजी ने बनाई थी गुजरात में। हमने वहाँ पर अर्थक्वेक में 2000 मकान बनाए। क्या नाम क्या है उसका? मेरी संस्था का नाम है राष्ट्रीय स्वाभिमान। मेरे पिताजी ने बनाई थी राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था। तो गुजरात में अर्थक्वेक आया, हमने 2000 मकान बनाए, वहाँ पे गरीबों को फ्री में दिए। तो वहाँ पे उड़ीसा में 4 गांव बनाए। जो है कारगिल का युद्ध हुआ, सारे जो हमारे जवान थे शहीद हो गए थे, उनके परिवारजनों को 1-1 लाख रुपए कैश दिया। फिर ये कोविड में हमने काम किया। तो ऐसा तो 25 साल से करते आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी कोविड में ऐसे आदमी मर गए थे जिनके बच्चों की शादी होनी थी, वो मैंने फ्री में कराया, सारा खर्चा मैंने उठाया। आप उस पे सवाल उठाया जो लास्ट में भी चुनाव के दौरान का। तो मैंने स्कीम पास कराई, लाडली योजना। यहाँ की माताओं बहनों को कोई ऐसी मंथली सहायता चाहिए थी। अगर मेरे अकाउंट का पैसा है, मेरी संस्था का पैसा है, इलेक्शन नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, मेरा नॉमिनेशन नहीं हुआ है, मुझे देश का कोई कानून वो काम करने से रोक नहीं सकता था, और मेरा अकाउंटेड मनी है। तो केजरीवाल कहता है पहले मुझे वोट दो, फिर मैं आपको 2100 दूंगा, तो वो तो गलत नहीं है। अगर मैं दे रहा हूँ, मैं उनकी कोई सहायता कर पा रहा हूँ, उनको सम्मान दे पा रहा हूँ, तो मैं गलत हो गया। ये कहाँ तक जायज़ है? उनको भी काम करने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उनको काम करना ही नहीं था, वो केवल चुनावी जुमला था। और मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि कोई उसमें फंसा नहीं, किसी भी महिला ने कार्ड नहीं बनवाए। उन्होंने कोशिश तो करी थी, मगर कार्ड नहीं बना पाए। टर्नआउट रेशो नहीं है उसका, जो जिस योजना को घोषित किया गया था उस हिसाब से। देखिए, कुछ महिलाओं ने कार्ड बनाए होंगे, मगर दिल्ली सरकार का जब आया नोटिफिकेशन, उन्होंने अखबार में ऐड निकाली कि ऐसी कोई योजना पास नहीं हुई है, तो इसको सरकारी गजब खेल है। ये समझ में नहीं आया। ये समझा दो कि भाई सरकार भी उन लोगों की, उन्हीं की पार्टी है, वो एक बात कहते हैं बड़ी तौर पे, और उसी दिन उसी तरह की सरकार में से अधिकारी अगले दिन एडवर्टाइजमेंट निकलवा देते हैं कि भाई ऐसा कुछ योजना इस डिपार्टमेंट से लागू नहीं होगी। हाँ, फिर कहते हैं ना लागू नहीं, भाजपा वाले आप करोगे नहीं। नहीं, भाजपा वाले करने नहीं देते। डिपार्टमेंट ने ये नहीं बोला कि लागू नहीं होगी। केजरीवाल ने बोला लागू हो गई है।
सरकारी योजना मुख्यमंत्री महिला सम्मान जो भी नाम था, ये योजना लागू हो गई है, हमने लागू कर दी है, पास करा दी है। तो डिपार्टमेंट ने केवल इतना बताया कि दिल्ली सरकार में ऐसी कोई भी योजना पास नहीं हुई है। कोई भी योजना पास होती है तो उसका कैबिनेट जो है अपना मीटिंग में पास होता है, विधानसभा में पास होता है, उसका बजट बनता है, वो पास होता है। किसी पार्टी की, रूलिंग पार्टी की सरकार है, उस सरकार को इतनी जल्दी क्या होगी उन्होंने साफ करने? मैं ये नहीं कह रहा, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे दिया। यही तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई हमारा तो कोई कंट्रोल चलने ही नहीं देती भाजपा वाले। तो अगर यही वो जो है ना 10 साल से बोल रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, और मैं ये कह रहा हूँ अगर काम नहीं करने दिया जाता तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो भाई? क्योंकि ऊपर तो फिर से मोदी जी बैठ गए हैं। हाँ। दिल्ली में तो एलजी साहब वही हैं। हाँ। तो जो है आप जो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल को आपने यही बोलना है, गलती से अगर आप जो है सरकार में आते हैं तो आपने यही बोलना है कि भाई हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो दिल्ली की जनता अभी ये बात को समझती है कि हमें कोई भी झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए, और हमको ईमानदारी वाली सरकार चाहिए, बिना कारण बताने वाली सरकार चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। वो ये बात को समझते हैं कि मोदी जी ने अभी जो इतने सारे झुग्गी वालों को 1645 फ्लैट की चाबी दे दी, उन्होंने सारी मेट्रो चला दी है, सारे फ्लाईओवर बनवा दिए हैं, इतने सारे काम, कम से कम 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के काम उन्होंने दिल्ली में करा दिए हैं। तो दिल्ली के लोग ये समझते हैं कि अगर मोदी जी आएंगे तो कितने लाखों करोड़ के काम होंगे, यमुना मैया साफ़ होगी, प्रदूषण कम होगा, दिल्ली के युवाओं को रोज़गार मिलेगा, कितने काम हो सकते हैं। तो ये सारे दिल्ली के लोग समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी सवालों का आपने बेबाकी से जवाब दिया, और जो आपको दावा करना था 60 सीट का वो भी हुआ। 1-2 जो सवाल थे कि भाई ऐसे उसको अभी आपने बखूबी समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ITV नेटवर्क पे परवेश वर्मा साहब से आपसे मुलाकात कराई, बाकी लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे। इलेक्शन में ये पूरा जो चुनावी चर्चा है